नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासत में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीतने के लिए हरियाणा में आजमाई हुई रणनीति को महाराष्ट्र में लागू करने का फैसला किया है। इस योजना का मुख्य केंद्र है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और इसे सफल बनाने के लिए बड़े नेताओं की धुआंधार प्रचार सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते इस राजनीतिक चाल का असली मकसद और महाराष्ट्र की जनता पर इसका क्या असर हो सकता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जो योजना तैयार की है उसमें हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण अहम रणनीति के रूप में सामने आ रहा है। बीजेपी की रणनीति हरियाणा चुनाव में सफल रही थी, जहां प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी सत्ता में वापसी करने में सफल रही थी। इस बार महाराष्ट्र में भी बीजेपी वही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रमुखता वाली प्रचार सभाएं इस रणनीति का हिस्सा होंगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में 70 से अधिक सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सभाएं करेंगे, जबकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ 26 सभाओं को संबोधित करेंगे। यह धुआंधार प्रचार अभियान बीजेपी के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने की कोशिश है, खासकर जब लोकसभा चुनावों में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जातिगत संघर्ष और ओबीसी बनाम मराठा फैक्टर के बीच उपजे तनाव को शांत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस ने भी कमर कस ली है। हिंदू एकता का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आरएसएस के स्वयं सेवकों को मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र में 44,000 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन आरएसएस का मुख्य फोकस मराठवाड़ा के 8,000 और विदर्भ के 15,000 गांवों पर रहेगा। सूत्र बताते हैं कि आरएसएस ग्रामीण इलाकों पर अधिक ध्यान दे रहा है क्योंकि वहां के वोटरों का ध्रुवीकरण आसान है। शहरों के शिक्षित नौकरी पेशा वर्ग के मतदाता की तुलना में गांव के लोगों को प्रभावित करना ज्यादा सरल माना जा रहा है। साथ ही शिवसेना यानी कि यूबीटी, शिंदे की शिवसेना, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे और वंचित बहुजन आघाड़ी जैसे विपक्षी दलों का समर्थन शहरी क्षेत्रों में ही सीमित है। कांग्रेस और एनसीपी का ग्रामीण इलाकों में प्रभाव है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बीजेपी की बढ़ती ताकत के कारण कमजोर हुई है। एनसीपी का जनाधार भी ज्यादातर पश्चिम महाराष्ट्र तक सीमित है, जहां आरएसएस का खास प्रभाव नहीं है। यही कारण है कि आरएसएस इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सक्रियता दिखा रहा है। लोकसभा चुनावों के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के वोट बीजेपी को सीधे तौर पर ट्रांसफर नहीं हुए हैं। इसके विपरीत ये वोट दोनों पार्टियों के बीच बंट गए, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। यही वजह है कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी शिंदे और अजित पवार पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ताकत बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे रही है। इस चुनाव में बीजेपी की कोशिश है कि वह अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और सहयोगियों पर निर्भरता कम करे। बीजेपी की यह रणनीति आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, खासकर तब जब विपक्षी दल शहरी इलाकों में अपने वोट बैंक पर टिके हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की यह रणनीति साबित करती है कि पार्टी अब जातिगत समीकरणों से आगे बढ़कर धार्मिक ध्रुवीकरण और हिंदू एकता के जरिए सत्ता पर काबिज होने की पूरी तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की बड़ी सभाएं और आरएसएस का ग्रामीण इलाकों में सक्रिय होना, यह सभी कारक महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी की रणनीति हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी सफल होगी या फिर विपक्षी दल इसमें सेंध लगाने में कामयाब होंगे। जुड़े रहें सियासत नगरी के साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे हर चुनावी हलचल की सटीक जानकारी। धन्यवाद।